युग ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर यामिनी को ढूंढने निकल जाता है। इस तरफ काला पोशाक वाला आदमी और डायना पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे। पहाड़ चढ़ते चढ़ते डायना काफी थक गई थी, पर काला पोशाक था कि वो थकने का नाम ही नहीं ले रहा था। डायना के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। पहाड़ चढ़ते वक्त डायना बीच बीच में काफी बार रुकी थी, जिस कारण काले पोशाक वाले आदमी को भी रुकना पड़ रहा था, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो जल्द से जल्द पहाड़ चढ़कर दूसरी तरफ जाना चाहता था, ताकि लाल खाल जंगल में जाकर कालगढ़ का पता लगा सके। डायना पहाड़ की चोटी को देखते हुए कहती है, और कितना चलना पड़ेगा मुझे? अभी तक ये पहाड़ खत्म नहीं हुआ क्या? काला पोशाक वाला आदमी चलते हुए कहता है, डायना अभी तो बस आधा सफर तय हुआ है, अभी तो हमें और ऊपर जाना है और फिर उसके बाद पहाड़ से नीचे भी उतरना है। डायना हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? पहाड़ चढ़कर नीचे भी उतरना है? काला पोशाक वाला आदमी कहता है, और नहीं तो क्या डायना, दूसरी तरफ पहाड़ के नीचे ही तो लाल खाल जंगल है। डायना मुंह बनाते हुए कहती है, इस काले साई को भी इतने बड़े पहाड़ के पीछे ही कालगढ़ बनाना था क्या? ये कहीं और कालगढ़ नहीं बना सकता था क्या? काला पोशाक वाला आदमी कहता है, कालगढ़ की रचना वहीं पर की जाती है जहाँ पर काली शक्तियों का वेग ज्यादा हो, और हो सकता है वो लाल खाल जंगल के पास ही हो, तभी काले साई ने वहीं पर कालगढ़ बनाया हो। इतना कहकर काला पोशाक वाला आदमी फिर अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। डायना भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है। अभी काले पोशाक वाले आदमी और डायना ने मिलकर 10-11 कदम चले ही होंगे कि डायना फिर रुकते हुए कहती है, मैं क्या कह रही थी, अगर हम यहीं पर रुक जाएं तो? डायना की ये बात सुनते ही काला पोशाक वाला आदमी गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है, पर पलटकर कुछ कहता नहीं है, बस गुस्से के साथ ही अपने कदम आगे बढ़ाते रहता है। अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए उस काले पोशाक वाले आदमी ने अपने कदम पटक पटक कर आगे बढ़ाने शुरू कर दिए थे, जिनकी आवाज डायना के कानों में गूंजने लग गई थी। डायना फिर बोल पड़ती है, अरे सुनो तो, मैं कुछ बोल रही हूँ पर तुम हो कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। मैं कह रही थी अगर हम यहीं पर रुक जाए तो? काला पोशाक वाला आदमी फिर भी अपने कदम आगे बढ़ाते रहता है, कुछ नहीं कहता है। डायना चीखते हुए बोल पड़ती है, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? बहरे हो गए हो क्या? कुछ तो बोलो, ऐसे कहाँ चलते जा रहे हो? हम रुकते हैं ना यहाँ पर। वो काला पोशाक वाला आदमी तुरंत रुकता है और पीछे मुड़कर डायना पर चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या है डायना? अभी कुछ देर पहले ही तो तुमने रुककर आराम किया था ना, और तुम हो कि फिर से रुककर आराम करने को बोल रही हो। जब से हमने पहाड़ चढ़ना शुरू किया है तुम कम से कम 50 बार रुक चुकी हो, तब भी तुम्हारी थकान कम नहीं हुई क्या? पहले तो काले पोशाक वाले आदमी को इतना गुस्सा करते देख डायना डर जाती है, उसके हाथ पैर कपकपाने लग जाते हैं, पर जैसे तैसे वो हिम्मत करके अपनी उंगलियों को क्रॉस करते हुए फिर उस काला पोशाक वाले आदमी से बोल पड़ती है, मैं यहाँ पर रुककर थोड़ी देर आराम करने का थोड़ी बोल रही हूँ। काला पोशाक वाला आदमी डायना को एकटक देखते हुए उससे पूछता है, तो फिर क्या बोल रही हो तुम डायना? डायना झट से जवाब देते हुए कहती है, मैं तो आज रात यहीं पर आराम करने का बोल रही हूँ। हम अपना आज रात का डेरा यहीं पर जमा लेते हैं ना, कल सुबह बाकी के पहाड़ की चढ़ाई करते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पैर भी बहुत दुख रहे हैं, इनसे तो अब जरा सा भी चला नहीं जाएगा। काला साया काफी देर से अपना सारा गुस्सा अपने अंदर दबाए हुए था, पर अब वो अपने गुस्से पर और काबू नहीं करता है। तुरंत डायना पर फटते हुए बोल पड़ता है, हाँ तुम तो बहुत नाजुक कली हो ना डायना, जो तुम्हें आराम की जरूरत है, तो ठीक है तुम यहीं पर आराम कर लो, मैं अकेले ही पहाड़ की चढ़ाई कर लूंगा, मुझे तुम्हारे साथ की कोई जरूरत नहीं है। डायना भी चिढ़ते हुए कहती है, तुमने क्या मुझसे हर बात पर झगड़ने की कसम खाई है? जब देखो हर बात पर मुझसे झगड़ते रहते हो। मैं तुम्हारा साथ देने से कहाँ मना कर रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आज रात हम यहीं पर रुक। डायना अपनी बात पूरी करती है उससे पहले ही काला पोशाक वाला आदमी बोल पड़ता है, मैंने तुम्हारा साथ मांगा ही कब है डायना? ना मैंने तुम्हारा साथ पहले मांगा था ना अब मांग रहा हूँ, वो तो तुम ही मेरे पीछे पड़ी हुई हो। जब से मैंने तुम्हारी उस रुबीना से जान बचाई है, मेरी ही गलती थी। उस रात मुझे तुम्हारे और रुबीना के बीच में आना ही नहीं चाहिए था। काले पोशाक वाले आदमी की बात सुनकर डायना का मुंह छोटा सा हो जाता है। वो काले पोशाक वाले आदमी से कुछ बोल ही नहीं पाती है, बस मायूसी के साथ अपनी नजरें नीचे कर लेती है। काला पोशाक वाला आदमी गुस्से गुस्से में फिर से बोल पड़ता है, तंग आ गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी बातों से, बस बहुत झेल लिया मैंने तुम्हें, अब मैं और नहीं झेल सकता। डायना हैरानी के साथ काला पोशाक वाले आदमी से कहती है, क्या कहा तुमने कि तुम मुझे नहीं झेल सकते? इसका मतलब तुम इतने दिन से बस मुझे झेल रहे थे, और मुझे तो लगा था कि तुम्हें मेरा साथ पसंद है। काला साया पलट कर कहता है, ये तुम किस गलत फहमी में जी रही हो डायना, मुझे तुम्हारा साथ बिल्कुल पसंद नहीं है। इतने दिन से मैं बस तुम्हें झेल ही तो रहा हूँ, जब देखो तुम्हारा कोई ना कोई नाटक चलते ही रहता है, और सबसे बड़ा तो ये थकने वाला नाटक है। जब देखो तुम थक जाती हो। उस बार नर भेड़ियों से लड़ाई थी तब भी थक गई थी, आत्माओं से लड़ाई थी तब भी थक गई थी, और अभी कल की ही बात है, कपियों से लड़ाई थी तो भी थक गई थी। हमेशा तो तुम थक ही जाती हो और जब देखो आराम करने का बोलती रहती हो।
पर अब मैं आराम नहीं करने वाला। काला पोशाक की बातें सुनकर डायना भी गुस्से से भर जाती है और वो भी गुस्से गुस्से से बोल पड़ती है, तुम्हें अब मुझे झेलने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा और इस वक्त मेरा मन आराम करने का है। मैं तो अब यहीं बैठकर आराम करूंगी और अब यहाँ से कल सुबह ही जाऊंगी। इतना कहकर डायना जहाँ पर खड़ी हुई थी फुर्ती के साथ वहीं पर बैठ जाती है। काला पोशाक वाला आदमी गुस्से के साथ ही कहता है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही डायना, मैं भी अब किसी के आराम करने तक का इंतजार नहीं कर सकता। मैं कालगढ़ के बहुत नजदीक हूँ और मैं वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँच कर रहूंगा। तुम्हें यहीं पर रुकना है तो रुको खुशी से, मुझे तुम्हारे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर काला पोशाक वाला आदमी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए फिर से पहाड़ की चढ़ाई करने लग जाता है। डायना मायूसी के साथ वहीं पर बैठी रहती है। उसका मन तो बहुत था काले पोशाक वाले आदमी के साथ जाने का, पर उसकी कांटों से भरी बातें सुनकर उसका दिल छलनी हो गया था, जिस कारण वो अपनी सारी इच्छाओं को मन में ही दफना देती है और वहीं पर बैठी रहती है। काला पोशाक वाला आदमी अपने कदम आगे बढ़ाते रहता है। इस तरफ बंगला मुड़ा घाट पर यामिनी बैठी हुई थी। रात का अंधेरा अभी तक कायम था। यामिनी के आसपास ही ढेर सारे जुगनू मंडरा रहे थे, पर यामिनी का ध्यान उन जुगनुओं पर था ही नहीं। वो तो बस मायूसी के साथ घाट पर बैठी हुई थी और एकटक नजर से बहती हुई नदी को देख रही थी। किश्नोई नदी खामोशी के साथ बह रही थी। यामिनी का मन जब भी बेचैन हुआ करता था वो यहीं घाट पर आकर ही बैठ जाती थी, और जब से वो अपनी माँ कामेश्वरी यक्षिणी से मिली थी तब से उसका मन कुछ ज्यादा ही बेचैन हो गया था। उसको एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिल पा रहा था। बहती हुई नदी को देखकर ही उसके मन को सुकून मिलता था, इसलिए वो इस वक्त शांति के साथ नदी किनारे बैठी हुई थी। यामिनी बहती हुई नदी को देखते हुए खुद से कहती है, काश इस बहते हुए पानी के साथ ही मेरा सारा दर्द बह जाता। इंसानों के साथ रहते रहते मेरी जिंदगी भी इंसानों की तरह हो गई है, जिसमें दर्द खत्म ही नहीं हो रहा। एक के बाद एक जख्म ये जिंदगी देते जा रही है, ऐसे जख्म जो भरने का नाम नहीं ले रहे। यामिनी कुछ याद करते हुए फिर खुद से बोल पड़ती है, बचपन से जिस बाबा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, बड़े होने पर पता चला कि उसका प्यार तो प्यार था ही नहीं, बस एक छलावा था। जिसे मैं अपना सब कुछ समझती थी, उसी बाबा ने मेरे साथ सबसे बड़ा धोखा किया। यामिनी अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी माँ से मिलूं। उसी माँ से मिलने के लिए तो मैंने युग बाबू को अपने प्यार के जाल में फंसाया था और मैं उनसे सच में प्यार कर बैठी। क्या क्या नहीं किया था मैंने माँ को ढूंढने के लिए, पर जब वो माँ सामने आई तो उस माँ के दिल में मुझे मेरे लिए माँ का प्यार दिखा ही नहीं। यामिनी एक लंबी आह भरते हुए बोल पड़ती है, वो तो बस अपना ताज लेने के लिए मेरे पास आई थी। यामिनी रोते हुए खुद से कहती है, आखिर एक माँ ऐसी कैसे हो सकती है? एक माँ तो ममता की मूरत होती है। क्यों मेरी माँ के दिल में मेरे लिए जरा सी भी ममता नहीं है, जरा सा भी प्यार नहीं है? यामिनी सिसकियां भरते हुए कहती है, एक बार भी मेरी माँ ने मुझे बेटी करके नहीं पुकारा, बस ताज ताज करती रही, जैसे उन्हें मुझसे ज्यादा अपने ताज से प्यार हो। आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो माँ, कैसे हो सकती हो? इतना कहकर यामिनी दहाड़े मार मार कर रोने लग जाती है। रो रो कर आंसुओं के जरिए यामिनी अपने अंदर का सारा दर्द बाहर निकाल रही थी। एक आम इंसान की तरह इंसानों के बीच रहकर वो भी सच में इंसान बन गई थी। हम इंसान भी तो रोकर अपना मन हल्का कर लेते हैं, और यामिनी भी इस वक्त वही कर रही थी। यामिनी रोते हुए अपनी माँ को याद ही कर रही थी कि तभी उसे पानी में हलचल होती हुई नजर आती है, जिस कारण उसका ध्यान वहाँ पर चले जाता है। यामिनी रोना बंद कर देती है। जब यामिनी सामने की तरफ अपनी नजरें करती है तो उसे अंधेरे में नदी के अंदर कोई नजर आता है। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उसे ये तो नजर नहीं आ रहा था कि नदी के अंदर कौन था, पर नदी की हलचल को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई नदी पार करते हुए उसकी तरफ ही आ रहा है। उस शख्स के पीछे 3-4 जुगनू भी आ रहे थे, पर उनसे भी उतनी रोशनी नहीं हो रही थी कि पता चल सके कि वो कौन है। यामिनी उस तरफ अपनी नजरें गड़ा लेती है। यामिनी खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, इस वक्त कौन नदी पार करके यहाँ पर आ रहा है? अगले ही पल नदी में खड़े शख्स का चेहरा देखकर यामिनी को दिखने लग जाता है। जब यामिनी उस शख्स का चेहरा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो आंसू जो उसने पोंछ लिए थे, वो आंसू उसकी आंखों में फिर से नजर आने लग जाते हैं। यामिनी की आंखें नम होने लग जाती हैं, पर यामिनी इस बार उन आंसुओं को बहने नहीं देती है। अपने दर्द के साथ उन आंसुओं को आंखों में ही समा लेती है। यामिनी की आंखों के सामने कोई और नहीं बल्कि कामेश्वरी यक्षिणी खड़ी हुई थी। कामेश्वरी यक्षिणी को देखकर यामिनी तुरंत अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। यामिनी के समझ ही नहीं आता कि कामेश्वरी यक्षिणी वहां पर अचानक से कैसे आ गई थी। वो तो बस अपनी माँ को याद कर रही थी और कामेश्वरी यक्षिणी साक्षात उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, यामिनी मेरी बच्ची। जब यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी के मुंह से ये शब्द सुनती है तो उसका मन भर आता है।
यही तो वो शब्द थे जो वो कब से कामेश्वरी यक्षिणी के मुंह से सुनना चाहती थी, पर इस बार वो अपनी सारी भावनाओं को अपने अंदर ही दबा लेती है। कामेश्वरी यक्षिणी से कुछ नहीं कहती है। कामेश्वरी यक्षिणी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए यामिनी के पास पहुंच जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी बड़ी उम्मीद के साथ यामिनी की आंखों में देखते हुए फिर बोल पड़ती है, यामिनी मेरी बच्ची कैसी हो तुम? यामिनी अभी भी कामेश्वरी यक्षिणी से कुछ नहीं कहती है। उसको देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कामेश्वरी यक्षिणी से अभी भी नाराज है और उससे कोई बात नहीं करना चाहती है। कामेश्वरी यक्षिणी ये बात यामिनी को देखकर ही समझ जाती है। कैसे न समझती, आखिर वो उसकी माँ जो थी। कामेश्वरी यक्षिणी फिर कोशिश करते हुए यामिनी से कहती है, यामिनी तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? क्या तुम अपनी माँ से बात नहीं करोगी? यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी से अपनी नजरें चुराने लग जाती है, यहाँ वहाँ देखने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी के गाल पर हाथ रखते हुए उसे अपनी तरफ करते हुए कहती है, मेरी तरफ देखो मेरी बच्ची, ऐसे चुप मत रहो, मुझसे बात करो। जब कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी को छूती है तो यामिनी को कामेश्वरी यक्षिणी के स्पर्श से एक अपनापन महसूस होने लग जाता है। वो अपने जज्बातों पर काबू ही नहीं रख पाती है और ना चाहते हुए भी कामेश्वरी यक्षिणी से नाराजगी के साथ बोल पड़ती है, अब फिर आ गई मेरे पास अपना ताज लेने के लिए, पर मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं आपको ताज नहीं देने वाली। कामेश्वरी यक्षिणी बड़े प्यार से कहती है, तुम गलत समझ रही हो मेरी बच्ची, मैं यहाँ पर ताज लेने के लिए नहीं आई हूँ। यामिनी हैरानी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पलटकर पूछती है, अगर आप ताज लेने नहीं आई हैं तो फिर आप यहाँ पर क्यों आई हैं? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।